उप सहसंयोजी यौगिकों में कल आपने वर्नर के सिद्धांत को देखा समझा। आज उसी कड़ी में हम आज आपको संयोजी बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको शॉर्ट में VBT भी बोलते हैं, तो VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजी बंध सिद्धांत के बारे में आपको हम बताएंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 ईस्वी में लिनियस पॉलिंग ने किया था और अपना सिद्धांत दिया जिसे VBT कहा गया। यह सिद्धांत सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को संयोजी इलेक्ट्रॉनों और संकरण के आधार पर समझाया है। यह सिद्धांत क्या बताता है, कैसे संरचना के बारे में स्पष्ट करता है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके बारे में आपको आज बताने हम जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, संयोजी बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थियरी या VBT इसको कहते हैं। क्या है VBT? इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1930 ईस्वी में लिनियस पॉलिंग ने किया था। इस सिद्धांत में सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझाया गया है। यानी यह सिद्धांत सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को संयोजी इलेक्ट्रॉनों और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इसको बताया गया है, समझाया गया है। इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर, यानी उस केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, लिगैंड समन्वय संख्या के बराबर खाली संकृत कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं उसकी संख्या के बराबर वो ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराता है, जो लिगैंड के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाता है। यानी यही खाली कक्षक ऑर्बिटल्स लिगैंडों के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। संकृत कक्षक लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। यानी जो खाली संकृत कक्षक है वो लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके उप सहसंयोजी बंध बनाता है। सेकंड पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु बाह्य कोश से पहले कोश यानी N-1 कोश के D कक्षक या वाह्यतम कोश के यस कोश और या वाह्यतम कोश के P उपकोश अथवा वाह्यतम कोश के D उपकोश कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है। यानी इन कक्षकों का उपयोग वो हाइब्रिडाइजेशन में कर सकता है तथा विभिन्न संकरणों के कारण ज्यामितीय समतली वर्गाकार चतुष्फल की या अष्टफल की आदि हो सकती है। यानी इसी हाइब्रिडाइजेशन के कारण उसकी संरचना वर्गाकार चतुष्फल की या अष्टफल की हो सकती है। यह कक्षकों के संकरण पर डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट है, संयोजी कोश में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता। यानी संयोजी कोश में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता। अगला पॉइंट है, यदि जटिल अणु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होते हैं। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अगर उस अणु या आयन के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। अगला पॉइंट है, प्रबल लिगैंड जैसे साइनाइड है, CO है इत्यादि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। यानी जो प्रबल लिगैंड्स हैं वो हुंड का नियम आप जैसा जानते हैं, पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ये जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो क्रमशः युग्मित होते हैं। जब युग्मित होते हैं विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ये हुंड का नियम है। इस नियम के विपरीत प्रबल लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं। अगला है, जटिल यौगिकों के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु के पास संकरण के लिए वाह्यतम कोश के पहले वाले कोश का D कक्षक, वाह्यतम कोश का S कक्षक या वाह्यतम कोश का P या वाह्यतम कोश का D कक्षक उपलब्ध रहता है। यदि संकरण में N-1 मतलब वाह्यतम कोश के पहले कोश का D कक्षक प्रयोग में हो रहा है तो ऐसे जटिल यौगिक को अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहा जाएगा। अगर उसमें वाह्यतम कोश से पहले कोश का D कक्षक भाग ले रहा है तब उसको हम
तब ऐसे यौगिकों को हम अंतःकक्षक जटिल यौगिक कहेंगे और इसे न्यूनतम चक्रण जटिल यौगिक भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है न्यूनतम चक्रण जटिल यौगिक, क्योंकि यह हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे न्यून चक्रण जटिल यौगिक भी कहा जाता है। इसके विपरीत यदि संकरण में के वाह्यतम कोष के यानी यंत्र कोष के डी कक्षक मतलब वाह्यतम कोष के डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो ऐसे यौगिकों को वाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहा जाएगा। अगर उसके पहले कोष के डी कक्षक संकरण भाग ले रहे हैं तो अंतःकक्षक है, अगर वाह्य कोष का डी कक्षक भाग ले रहा है तो वाह्य कक्षक जटिल कहते हैं। इन्हें उच्च चक्रण यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इन्हें उच्च चक्रण यौगिक भी कहा जाता है। जैसे ये फेरोसाइनाइड यानी FeCN का होल 6 4- है, ये न्यून चक्रण जटिल यौगिक है, न्यून चक्रण जटिल है, जबकि Fe का होल 6 और बाहर 2+ चार्ज है, ये उच्च चक्रण जटिल है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म हुंड नियम के विपरीत ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ये BVT का मुख्य बिंदु था। इस BVT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस सिद्धांत के कुछ लिमिटेशन भी है, सीमाएं हैं। जहाँ तक यह नियम या सिद्धांत पालन करता है, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसकी पहली सीमा यह है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के उच्च जैसे ये है संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। संकुल यौगिक प्रायः रंग विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। यह रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्या कारण है, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता। यह इसकी एक सीमा है। दूसरा यह है, यह सिद्धांत ताप के साथ साथ चुंबकीय आघूर्ण परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता, यानी ताप और चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन क्यों होता है, इसकी व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर पाया। तीसरा लिमिटेशन है, दुर्बल एवं प्रबल लिगैंडों के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं करता, यानी यह सिद्धांत प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड में क्या अंतर है, क्या क्या अंतर है, इसको भी यह व्याख्या नहीं करता है सिद्धांत। अगला लिमिटेशन है, कुछ यौगिक सक्रिय है और कुछ अक्रिय, इसकी व्याख्या नहीं करता, यानी कुछ यौगिक कुछ सहसंयोजी यौगिक बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और कुछ सहसंयोजी यौगिक अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन है, इसकी व्याख्या भी यह BVT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाता। ये इसकी सीमा है। और लास्ट ये है, संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं किया जा सकता, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की भी व्याख्या नहीं किया जा सकता। तो यह इस सिद्धांत की सीमाएं हैं। तो इस प्रकार से आज आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी BVT क्या है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसके बारे में आपने जाना। इस BVT की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या हैं उसके बारे में भी आपने जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। कल आगे मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे।